Good evening, all of you. In our series of important judgments of Supreme Court of India, we have discussed 4 cases so far. Today we are going to do our 5th case, that is Keshwanand Bharti versus State of Kerala 1973. The importance of the case is that the case has asked a number of competitive exams from UPSC to all the state exams and all the bank exam, SSC exams. So the importance of the case is that it has resolved many unsolved questions which were pending from the very beginning of the constitution. The issues like whether the parliament has power to amend the constitution or not, the limitation of fundamental rights, the limitation of the government right, the limitation of the state to amend the constitution, the limitation of the state to amend the fundamental rights, the questions of DPSPs, the question of ninth schedule, and so many other questions. Because in this case, the new doctrine has developed, that is the basic structure of the constitution. So let's discuss the case. So केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973. इंपॉर्टेंस ऑफ द केस, इसकी केस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी. इससे पहले हम लोगों ने इसकी प्रीवियस क्लास के अंदर अपने देखा था, वी हैव डिस्कस्ड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. इन दिस केस वी हैव सीन गोलकनाथ, जो पंजाब के बहुत बड़े, जलंधर के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, और उनके जैसे कई सारे ज़मींदार जिनकी लैंड जो थी गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के जो बहुत बड़ी लैंड थी उनको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था. एंड गोलकनाथ और अदर जो गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ एंड विलियम गोलकनाथ और बाकी के जो लोग थे, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था दैट होल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द होल सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ वेरी सैक्रोसेंट. और उस केस के अंदर, केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के केस में गवर्नमेंट को एक सेटबैक दिया था और गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. दैट फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एज सैक्रोसेंट. इट मींस फंडामेंटल राइट्स आर लाइक लक्ष्मण रेखा है जिसको स्टेट क्रॉस नहीं कर सकता. तो फंडामेंटल राइट्स और स्टेट के बीच, इट मीन्स फंडामेंटल राइट जहां पर हम आते हैं और स्टेट दूसरी तरफ है, इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है स्टेट वर्ड के अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट को कि आप फंडामेंटल राइट की पैराफेरी में एंटर नहीं कर सकते, ये सैक्रोसेंट है. उसके बाद गवर्नमेंट को कई सारे सेटबैक्स मिलते हैं. तो ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाहती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इंडियन जो पार्लियामेंट है या इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप फंडामेंटल राइट को अनलिमिटेड एक्सटेंट तक अमेंड कर ही नहीं सकते. या फिर गोलकनाथ केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि आप फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिलने वाले फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी रखते ही नहीं. उसके पीछे दो रीजन जो सुप्रीम कोर्ट टाइम अपनी देता है, दैट द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368. तो आर्टिकल 368 का जो है इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल 368 में प्रोसेस है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर वहां पे पार्लियामेंट के पास नहीं है. तो इसका मतलब सिर्फ आर्टिकल 368 में प्रोसेस है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर वहां पे पार्लियामेंट को नहीं मिली. और उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज आल्सो लॉ विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2. और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट. मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे, कम करे. तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अगर हो तो आप गोलकनाथ केस को जाके हमारी वीडियोस में देख सकते हैं. सो अब इस तरह से गवर्नमेंट को सेटबैक मिला, पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो पावर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो फिर पार्लियामेंट उस केस के अंदर 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आती है. और 24th 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो भी राइट टू प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ किसी न किसी सेंस में. तो उसको लेके केशवानंद भारती साहब जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आती है उसको लेके केशवानंद भारती साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं. यही इस केस का जो क्रक्स है. सो लेट्स डिस्कस द केस, इंपॉर्टेंस ऑफ द केस. इट चैलेंज द 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो 24th, 25th, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एज वी हैव डिस्कस्ड कि गोलकनाथ केस में सेटबैक मिलता है तो पार्लियामेंट को अल्टीमेटली इंडियन पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना पड़ता है. गवर्नमेंट जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो फटाफट अमेंडमेंट करते हैं, 25th एंड 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको चैलेंज करता है, किया जाता है केशवानंद भारती केस के अंदर. मिस्टर केशवानंद भारती इसको चैलेंज करते हैं जो केरला में अदनीर मठ के मठाधीश हैं. ही इज द हेड ऑफ द अदनीर मठ. केशवानंद भारती साहब
was the head of Adnir Mutt of Kerala. Then उसके बाद the largest bench of Supreme Court 13 judges gave the verdict. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था, गोलकनाथ केस की जजमेंट वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि गोलकनाथ केस की जजमेंट 11 जजेस की बेंच देती है। तो 1967 तक की सबसे बड़ी बेंच थी, या गोलकनाथ केस तक की सबसे बड़ी बेंच 11 जजेस बेंच थी, पर इंडियन हिस्ट्री के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जो है वो केशवानंद भारती केस के अंदर 13 जजेस बेंच ने ये जजमेंट दी थी। इट मींस अभी तक केशवानंद भारती केस जितनी बड़ी बेंच अभी तक किसी कोर्ट की किसी जजमेंट में नहीं बैठी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जो थी वो सिर्फ केशवानंद भारती केस की है, उससे बड़ी बेंच अभी तक नहीं बैठी है। देन द वर्डिक्ट सेट द प्रिंसिपल दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर क्या है कि इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन मान लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस की जजमेंट के बाद, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आती है, और यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज गार्डियन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट देता रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेट पैटर्न के अंदर जो गार्डियन की डेफिनेशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी है, उसको लेके हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। द केस डिड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आती है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है, ये फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड्यूस करता है। देन प्रियम्बल एक्सेप्टेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो पहले बेरूबारी केस के जजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि बेरूबारी केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानता, बट इस केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट मानता है, अटूट हिस्सा मानता है। अलॉन्ग विद दैट, इसी के साथ इस केस की जजमेंट से कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो नए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही उसके अंदर मेंशन थे, बट इस केस की जजमेंट के बाद वो थोड़े से और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। इसको हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। देन उसके बाद यहाँ पर एक नई टर्म डेवलप होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, this is basic structure and constitution is based on that, constitution is over that. If the basic structure collapse, the Indian constitution will also collapse. It means केशवानंद भारती केस की जजमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर जो गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, केशवानंद भारती केस के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर जो है एक्सपैंड हो जाती है, वास्ट हो जाती है, यू कैन से अनलिमिटेड हो जाती है। तो अब उसके बाद क्योंकि अनलिमिटेड पावर तो इंडियन सिस्टम जो है वो किसी को भी नहीं देता, तो इस करके अनलिमिटेड पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि उसने अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं दी। जब हम लोग कंपेयर करते हैं इंग्लैंड के साथ या अमेरिका के साथ, तो देयर इज नो एब्सोल्यूट पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन सिस्टम। एवरीबडी इज देयर टू चेक ईच अदर। इट मीन्स अनलिमिटेड पावर इज नॉट गिवन टू इंडियन पार्लियामेंट, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, and the restriction is the restriction of the basic structure of the constitution. ठीक, that is the restriction over the parliament, that they can amend the constitution with unlimited power, but it should remain intact. It should not be disturbed. If it disturbs it, the Indian constitution will collapse. Next. So what are the provisions of 24th constitutional amendment? Article 368, instead of procedure of amendment, it added the word power and procedure. तो as we have discussed, इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर there was just the word procedure of amendment, procedure of amendment, and now the word power and procedure to amend the constitution. It means now the power is given to the parliament that they can amend the Indian constitution to any extent. Now the term power was added. It added clause 4 in article 13 that nothing in this article shall apply to any amendment to this constitution made under article 368. तो आर्टिकल 368 में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो आर्टिकल 13 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एंड व्हाट इज आर्टिकल 13?
स्टेट। तो ऐसा कोई भी लॉ, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में हमने डिस्कस किया था, ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करे। तो आर्टिकल 368 में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 मेंशन किया था कि इस आर्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इट मींस गवर्नमेंट कैन डू, तो स्टेट कैन मेक दोज लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज टू इनहेंस द राइट प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट सबको बराबर मिलेगा, तो कुछ लोगों के इनहेंसमेंट के लिए, फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द सोसाइटी, इनहेंसमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, गवर्नमेंट कैन डू दिस। तो दिस इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वी कैन सी, तो यहाँ पर पावर जो पार्लियामेंट है, इट इज क्वाइट एक्सपेंडेड, इट इज क्वाइट इंक्रीज्ड, और यू कैन से इट इज इंक्रीज टू अनलिमिटेड स्ट्रेच। Then 25th constitutional amendment. The 25th constitutional amendment, it added article 31C. It can be seen as government attempt for harmonious construction between the fundamental rights and DPSPs. So the point is, in Indian constitution there are two sections which are in contrast to each other. पहला सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का और दूसरा सेक्शन है डीपीएसपीज का। फंडामेंटल सेक्शन, जो फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है, वो इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअलिज्म की फेवर में है, और उसी के साथ साथ वो कैपिटलिज्म की भी किसी न किसी सेंस में सपोर्ट करता है। एंड डीपीएसपी जो सोशलिज्म को सपोर्ट करता है या सोसाइटी को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ वो सोशलिज्म को भी सोशलिज्म की भी फेवर में है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है और इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है, और जो डीपीएसपी का सेक्शन है, तो डीपीएसपी सोशलिज्म को सपोर्ट करता है और सोसाइटी को सपोर्ट करता है। एंड देयर आर क्लैशेस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दो कॉन्ट्रास्ट में जो प्रोविजंस एडेड हैं, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आइडियोलॉजी ऑपोजिट होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्लैशेस रहेंगे, और जब जब क्लैशेस रहेंगे तो मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट अथॉरिटी टू गिव द जजमेंट, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसको एस्टेब्लिश करता है। तो आर्टिकल 31C, व्हाट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 31C? आर्टिकल 31C says that to implement आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, आर्टिकल 31C जो है ये कहता है कि आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31B एंड C, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए देयर इज पॉसिबिलिटी दैट राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्यू पर्संस मे बी गॉन। तो इट मीन्स आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 इन वन सेंस 19(1)(f) दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 31 ये भी राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इट मीन्स आपका राइट टू इक्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीपीएसपीज की जो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, उसको स्टेब्लिश करने के लिए आपके कुछ फंडामेंटल राइट को सप्रेस कर सकती हैं, एब्रिज कर सकती हैं, कर्टेल कर सकती है। तो इट मीन्स डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो सकती है। आर्टिकल 31C यही कह रहा है, और क्योंकि आर्टिकल 31C की ये लैंग्वेज है, इसी करके केशवानंद भारती साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 25 और 24 को चैलेंज करते हैं। इसी अमेंडमेंट का जो सेकंड पार्ट था, इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में इसको रिमूव कर देता है। व्हाट इट वाज? नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy is invalid, thus paving way for judicial scrutiny। मतलब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो उसको लेके किसी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, इस करके इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होनी थी, और सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2 को रिजेक्ट कर देता है, इसको रिमूव कर देता है, वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो दीज आर आर्टिकल 24 एंड 25। तो आर्टिकल 24 में हम समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज कर दिया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 31C बना के प्रॉपर्टी राइट को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। फाइनली राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया जाता है जनता पार्टी गवर्नमेंट में 1978 के अंदर। अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी राइट है, अभी उसको खत्म नहीं किया है, बट ये है कि यू कांट डिमांड, उसकी आप कोर्ट में डिमांड नहीं कर सकते, अभी तक तो ये है।
देन उसके बाद व्हाट इट मींस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट को पावरफुल बना रहा है, और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रॉपर्टी राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अबॉलिश नहीं कर रहा अभी तक, क्योंकि वो 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 1978 में इसको कंप्लीटली अबॉलिश किया जाता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है, क्योंकि आप उसकी डिमांड कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। देन तो ऐसे कई सारे लोगों का नाराज होना बड़ा नेचुरल है। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केरला गवर्नमेंट का लैंड एक्वाजिशन से रिलेटेड ये एक्ट था, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली केरला गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर कर सकती है, और केरला गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके इसे 9 शेड्यूल में डलवा देती है। ध्यान रखना, 9 शेड्यूल में डालने की जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट की है। केरला गवर्नमेंट एक्ट बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि इसको 9 शेड्यूल में डाल दो। अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और इसके बाद right to property was still a fundamental right, which was finally removed by Janata Party government in 1978 from the list of fundamental rights by 44th Constitutional Amendment Act and made it simple legal right under Article 300A. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब right to property is a legal right under Article 300A. It means right to property in India is not a fundamental right now. 1978 44th Constitutional Amendment 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और फंडामेंट राइट अबॉलिश कर दिया जाता है। पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में फंडामेंट राइट अबॉलिश नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C सेज आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट कराने के लिए फंडामेंट राइट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 इन तीनों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इन तीनों को एब्रिज किया जा सकता है, और इन तीनों राइट्स की डिमांड के लिए कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट Under the Kerala Land Reform Act 1963, amended again in 1969, the state government acquired the land belonging to Adnir Mutt in Kasaragod district. तो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट का प्रोविजन ये है। तो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंगली अदनीर मठ की लैंड जो है एक्वायर कर ली जाती है। अदनीर मठ कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के अदनीर मठ केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पर अदनीर मठ के जो मुखी हैं, हेड हैं, वो है केशवानंद भारती साहब। और केशवानंद भारती साहब की जो लैंड है वो एक्वायर कर ली जाती है। उस टाइम मठ के मठाधीश बने थे, और अभी रिसेंटली 2020 में केशवानंद भारती साहब की डेथ होती है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने उनकी फोटो देखी थी। अदनीर मठ कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है। केरला टू फुलफिल सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट इन केरला। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके फंडामेंट राइट की वायलेशन करती है, उनकी लैंड को एक्वायर कर लेती है। द हेड ऑफ अदनीर मठ इज हिज हॉलीनेस केशवानंद भारती challenged this land acquisition and filed a writ petition under the following articles. तो आपके फंडामेंट राइट की जब भी वायलेशन होगी, किसी भी इंडिविजुअल की इंडिया में फंडामेंट राइट की जब वो वायलेशन होगी, तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। केशवानंद भारती साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अंडर आर्टिकल 32 और वहां पर अपील करते हैं कि फॉलोइंग फंडामेंट राइट्स की मेरे वायलेशन हुई है। कौन से फंडामेंट राइट? आर्टिकल 25 दैट इज राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अपने धर्म को मानने का, उसको प्रोपोगेट करने का पूरा राइट है हर एक इंडिविजुअल का। तो मेरा भी जो फंडामेंट राइट है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, अपने मत को, अपने रिलीजन को फॉलो करने का, तो मेरे जो फंडामेंट राइट है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंगली मेरे फंडामेंट राइट की वायलेशन हुई है। देन आर्टिकल 26 इज राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अपने धर्म को मानने का और रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का राइट है। आर्टिकल 26C व्हाट इट सेज, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारा फंडामेंट राइट हमें ये राइट दे रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन कि हो क्या रहा है। फंडामेंट राइट इंडियन सिटीजन्स को राइट दे रहा है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ रिलीजन। गोलकनाथ केस के अंदर रिलीजन का इशू नहीं था, यहां पर रिलीजन का भी इशू साथ में है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 इसमें एडेड है क्योंकि रिलीजियस प्लेस की लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है। तो यू कैन इमेजिन कि एक सेंस में कि किसी न किसी सेंस के अंदर रिलीजन पर भी अटैक है। अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती ये मेरे रिलीजन पर भी अटैक कर रहे हैं क्योंकि मेरी लैंड एक्वायर कर रहे हैं। तो मेरा रिलीजन मेरा फंडामेंट राइट है, और मेरा फंडामेंट राइट मुझे अपने रिलीजन को फॉलो करने का भी राइट देता है, और मेरा जो फंडामेंट राइट है मुझे लैंड एक्वायर करने का, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का भी राइट देता है। आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी सबको बराबर समझा जाएगा। तो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली मेरी राइट टू इक्वालिटी की भी वायलेशन हुई है। आर्टिकल 19(1) फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर करने की जो फ्रीडम है
वो भी आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) मेरे को दे रहा है। तो इस सेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे इन सभी फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रही है। So Keshwanand Bharti case 1973 challenged the validity of 24th, 25th and 29th Constitutional Amendment Act. तो ये फंडामेंटल राइट्स और 24th, 25th and 29th Constitutional Amendment Act को भी चैलेंज करता है। एंड व्हाट वाज 29th Constitutional Amendment Act? द 29th Constitutional Amendment Act के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है। The Golknath case judgment put severe restrictions on the power of the parliament to amend the constitution. तो गोलकनाथ केस के अंदर पार्लियामेंट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जो पावर है उसको सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और उसके वजह से मीनवाइल द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आरसी कूपर केस के अंदर यानी कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर आरसी कूपर केस के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेटबैक मिलता है जब सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है नेशनलाइजेशन को। ठीक। इन माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट अगेन स्ट्रक डाउन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट एम्ड एट एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। तो प्रीवी पर्सेस का प्रोविजन था इंडिया में, जब इंडिया बना था तो उस टाइम पे बहुत सारे राजा महाराजा थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योरेंस दिया था कि आपके जो राइट्स हैं वो एज इट इज बने रहेंगे। उन राइट्स के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स भी आते थे। तो दोज राइट्स वर कॉल्ड द प्रीवी पर्सेस। तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रीवी पर्सेस भी खत्म कर रही है आके। तो बहुत सारे राजे महाराजे थे जिनके जो स्पेशल राइट थे वो अभी इस एक्ट से जाने वाले थे। बट द पॉइंट इज गोलकनाथ केस की जजमेंट के बाद गवर्नमेंट को ये दूसरा सेटबैक मिला। अब क्योंकि गवर्नमेंट को सेटबैक मिल रहे थे तो गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना जरूरी था। तो गोलकनाथ केस के अंदर पार्लियामेंट की पावर को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। देन उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट लेके आती है गवर्नमेंट। और देन उसके बाद प्रीवी पर्सेस का कॉन्सेप्ट जो है, जो माधवराव सिंधिया इस केस को फाइल करते हैं यहाँ के अंदर। माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनके फादर थे और राजा थे उस टाइम पर ग्वालियर के सिंधिया फैमिली। तो इनके फंडामेंटल राइट ये भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और गवर्नमेंट को यहाँ से भी सेटबैक मिलता है। तो इसका मतलब यह प्रीवी पर्सेस केस में और बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेटबैक देता है। देन उसके बाद अल्टीमेटली तो ये भी जाना था प्रीवी पर्सेस भी चले जाते हैं और बैंक नेशनलाइजेशन भी हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देती है। Following these setbacks, Government of India passed 24th and 25th Constitutional Amendment Act. तो अब इस केस को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब आपको पता होगा कि 24th and 25th Constitutional Amendment क्या है। So then, the Constitutional 29th Amendment Act 1972 placed the Kerala Land Reform Act 1963 in the 9th schedule of the Constitution. तो अब 9th schedule में डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी लॉ को अगर 9th schedule में डाल दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। So the petitioner in the case challenged the constitutional validity of 24th, 29th and 24th, 25th and 29th constitutional amendment. तो petitioner जो हैं इन तीनों amendments को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। petitioner कौन है? केशवानंद भारती साहब। Then the petitioner in the argument contended that power of the parliament to amend the constitution is limited and restrictive. क्योंकि अभी तक जो गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली इंडियन गवर्नमेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की वो लिमिटेड है और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कंडीशन के अंदर सैक्रोसेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक। तो इनके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी नहीं है और अमेंडमेंट करके वो किसी भी हालत में फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती हैं। सो पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड इन गोलकनाथ केस। अनलिमिटेड पावर नहीं है या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में मिलने वाले फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की अथॉरिटी नहीं है। तो यहां पर ये जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था। अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्टेट। दिस फ्रीडम हैज बीन टेकन अवे बाय आर्टिकल 31C और बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, इस करके पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट पार्लियामेंट इज सुप्रीम।
So they pleaded for the protection of the fundamental rights. They pleaded for the protection of their fundamental right to property under Article 19(1)(f) that was violated by the enactment of 24th, 25th Constitutional Amendment. It means here the Constitution is supreme, not the Parliament is supreme. Indian Constitution makers made the Constitution of India supreme, not the Parliament supreme. तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के ऊपर पहले ही गोलकनाथ केस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो चुकी हैं. State of Kerala argued that power of the parliament to amend the constitution is absolute and unlimited. तो वो कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 368 इसी करके क्रिएट किया था कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो अनलिमिटेड करना चाहते थे या पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते थे. अकॉर्डिंग टू देम, हम लोग भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करते हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक बॉडी. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक, इट इज ग्रोइंग बाय द टाइम. अकॉर्डिंग टू देम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था तब कंडीशंस कुछ और थी, आज के टाइम पर कंडीशंस कुछ और हैं. इसके फंडामेंट राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कुछ हद तक ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके, कुछ लोगों का नुकसान जरूर होगा. तो उसके लिए पार्लियामेंट को अथॉरिटी देना जरूरी है. तो अकॉर्डिंग टू द केरला गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड द पावर इज गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अलॉन्ग विद दैट, टू एस्टेब्लिश एन एगैलिटेरियन सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे लोग इक्वल होंगे, ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए अमीर और गरीब के फर्क को खत्म करना होगा. कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो इनसे अगर थोड़ा पैसा ले लिया जाएगा, इनकी थोड़ी अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब है कुछ हद तक सोसाइटी इगैलिटेरियन हो जाएगी, समता मूलक समाज हो जाएगा जहां पर सारे लोग इक्वल होंगे. नहीं तो कुछ लोगों के लिए रेस में, कुछ लोग रेस में बहुत आगे हैं और कुछ लोगों के लिए रेस अभी शुरू भी नहीं हुई है. तो इन दोनों को बराबर करने के लिए एक की स्पीड थोड़ी कम करनी होगी, एक की थोड़ी सी बढ़ानी होगी. बड़े लोगों से जमीन लेके उन मार्जिनल फार्मर्स को दे दी जाएगी जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास ज़िंदगी जीने के लिए रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं. तो इन सब लोगों को अगर सोसाइटी को इगैलिटेरियन बनाना है तो इन लोगों को बड़े लोगों से लैंड लेके इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि इंडिया का प्रियम्बल यही कहता है कि जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलेगा. डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो हर स्टेज तक पहुंचेगी. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सबको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी. एंड हियर द टर्म इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबकी स्टेटस, जो सबका स्टेटस है उसको एक रखने के लिए सरकार एफर्ट जरूर करेगी. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डीपीएसपी इसी करके बनाए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी की डिमांड नहीं की जा सकती एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो डीपीएसपीज को प्रोवाइड करेगी. तो डीपीएसपी मिलने वाले जो बेसिक राइट हैं, क्योंकि हम लोगों के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में केवल डिस्कस करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपीज को जस्टिसिएबल क्यों नहीं बनाया. उसके पीछे लॉजिक ये था कि उनको लगता था कि जस्टिसिएबल इस करके नहीं बना सकते क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है. इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इन सभी लोगों को एक टाइम के ऊपर नाराज नहीं किया जा सकता. जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यूज़ करके डीपीएसपीज को धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेगी. और अभी क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था तो देश सिर्फ अमीरों के लिए आज़ाद नहीं हुआ था, गरीबों के लिए भी आज़ाद हुआ था. एंड दीज पुअर पीपल, दोज वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आने वाले टाइम के अंदर सरकार उनकी भी सुनेगी, क्योंकि सरकार हमारी है, तो हमारी सरकार है, हमारी माँ है, तो हमें सुनेगी ज़रूर. तो जैसे जैसे उनके पास रिसोर्सेज आते चले गए, जैसे जैसे गवर्नमेंट पावरफुल होती चली गई, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते चले गए, वैसे वैसे गवर्नमेंट ने इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो लॉज थे टाइम टाइम के ऊपर ये लॉ बनाए और लॉ बना के उन लोगों ने गरीब लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया. तो उसी प्रोसेस में कुछ लोगों को तो तकलीफ ज़रूर होगी, जिनकी बहुत बड़ी लैंड होगी, जो कई 100 सालों से, कई 1000 सालों से वो लैंड ऑनर्स थे. जब उनकी लैंड जाएगी तो उनको प्रॉब्लम ज़रूर होगी. बट यहाँ पर इशू जो है वो लैंड के साथ साथ सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है. यहाँ पर इशू जो है वो प्रॉपर्टी प्लस रिलीजन का भी है. तो यहाँ पर केशवानंद भारती साहब जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए जस्टिस की डिमांड करते हैं. बाकी जजमेंट तो जो सुप्रीम कोर्ट की थी. तो पॉइंट अल्टीमेटली क्या है कि केरला गवर्नमेंट एक इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टेब्लिश करना चाहती है और यहाँ पर वो इंडियन प्रियम्बल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी साथ साथ कोट कर रही है कि इंडियन प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स तो ये कह रहे हैं.
तो क्योंकि प्रिंसिपल्स इंडियन प्रेम्बल की ये कह रहे हैं, तो इसका कि हमें इस इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आर्टिकल 31C बनाना पड़ेगा, और आर्टिकल 31C जो बनेगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 की वायलेशन हो सकती है। अब यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी जो है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब जो है आप लोग समझ सकते हैं कि सब लोग इक्वल हैं, पर बावजूद इसके कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स मिलेंगे, वो चाहे रिजर्वेशन में हो, वो चाहे लैंड से रिलेटेड हो या कहीं पर भी हो, SC ST OBC के रिजर्वेशन से रिलेटेड हो। अल्टीमेटली व्हाट इज दैट? सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करनी है तो कहीं ना कहीं कुछ अमीर लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा। इट डज नॉट मीन के दैट वी आर मेकिंग दम लैंडलेस, तो बड़े अमीरों को लैंडलेस नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक रॉबिनहुड कि बड़े लोगों से लिए छोटे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पर यह है कि बड़े लोगों को उनकी लाइफ स्पेंड करने के लिए जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं तो उतने रिसोर्सेज उनके पास रखे जाएंगे, उनके पास जो एक्सेस लैंड होगी वही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और उसके साथ साथ उन लोगों को जो वीकर सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के प्रोविजन ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज the respondent went to the claim that the respondents went to claim that the parliament can abrogate fundamental rights such as freedom to speech, expression, etc. So they said आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, इनकी पावर को कोई चैलेंज नहीं है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडामेंट राइट में अमेंडमेंट करके आज राइट टू प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है, आज हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो उसको खत्म कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर तो सरकार और भी लॉ बनाएगी, और लॉ बना के राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म यूनियन, है ना, एंड उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धीरे धीरे करके इन सबको भी खत्म कर देगी। सो इस करके देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर सरकारों को ऐसी ही फंडामेंट राइट को अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी मिल जाए और अनलिमिटेड अथॉरिटी मिल जाए, तो गवर्नमेंट्स कैन मिसयूज दीज राइट्स, तो इन राइट्स का मिसयूज कर सकती हैं। देन उसके बाद वी हैव सीन दैट कि आने वाले टाइम के अंदर फिर उसके बाद इमरजेंसी लगाते हैं, और इमरजेंसी में कई सारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे और फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे फंडामेंटल चेंजेस होते हैं। देन अब जजमेंट समझते हैं जरा। 24 अप्रैल 1973 को, यानी कि इसी दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थ हुआ था, इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस की जजमेंट, और हमने डिस्कस किया कि 13 जजेस बेंच थी, 7 जजेस वर इन फेवर एंड 6 जजेस वर अगेंस्ट। तो अभी तक के लिए बेंचमार्क जजमेंट है, और अभी तक इसी को कंटिन्यू, इसी जजमेंट के जो आइडियाज़ हैं उनको अभी तक यही कंटिन्यू चल रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट बाय 7-6 मेजॉरिटी हेल्ड दैट द पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट गिव द फॉलोइंग रीजंस। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकेटेड इन आर्टिकल 368। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में, जस्टिस चीफ उस टाइम पर जो जज हैं A.N. रॉय हैं, तो A.N. रॉय साहब अपने केस की जजमेंट में क्या कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी दी है, इंडियन पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लगाना चाहते तो वो तो इनिशियल में बिगिनिंग में लगा देते। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 368 में कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की है। तो इट मींस आर्टिकल 368 अनलिमिटेड पावर इंडियन पार्लियामेंट को दे रहा है। जब पावर अनलिमिटेड मिली है तो उसके ऊपर बाद के टाइम के ऊपर चल के कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की जा सकती। अलॉन्ग विद दैट, neither the constitution nor an amendment of the constitution can be or is a law within the meaning of article 13। तो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन के अंदर लॉ नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लॉजिक दे दिया गया था कि क्रिएशन और अमेंडमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। वी आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट क्रिएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, हम तो पुरानी चीज़ों को अमेंडमेंट कर रहे हैं, और अमेंडमेंट कभी भी क्रिएशन नहीं होता। तो हम लोग किसी लॉ को क्रिएट नहीं कर रहे। तो क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि स्टेट ऐसा को लॉ क्रिएशन नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि स्टेट ऐसा को लॉ क्रिएट नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट को ब्रिज करे। एंड वी आर नॉट मेकिंग अ लॉ, वी आर अमेंडिंग द प्रीवियस लॉ, और अमेंडमेंट कभी भी क्रिएशन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करता है, और इसमें से लॉ वर्ड की डेफिनेशन को, अमेंडमेंट की डेफिनेशन के अंदर लॉ वर्ड को रिमूव करता है, मानता है कि ये लॉ की कैटेगरी में नहीं आता, अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आता। सो अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर क्या प्रोविजन है, यहाँ पर एक टर्म आती है दैट इज
subject to the provision of the constitution. So subject to the provision of the constitution means if there is a conflict between the pre-existing law and the provision of the constitution, the later shall prevail to the extent of their inconsistency. तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस केसेस की जजमेंट में केशवानंद भारती केस से पहले या गोलकनाथ केस से पहले की जो जजमेंट्स हैं, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जो अथॉरिटी दी है, इट इज़ कंप्लीट, इट इज़ फुल, इट इज़ अनलिमिटेड। तो क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, तो पहले केसेस का यही दिया था, यही जजमेंट यहाँ पर भी कंटिन्यू होती है। तो इसका मतलब यह है कि गोलकनाथ साहब की केस की जजमेंट को यहाँ पर डिनाई कर दिया जाता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3A, लॉ इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 13 हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉ वर्ड की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ वर्ड है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती, अमेंडमेंट लॉ नहीं है। Then an amendment of the constitution is an exercise of the constituent power. The majority view in गोलकनाथ केस is with respect wrong. तो यहाँ पर गोलकनाथ केस की जो जजमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। There are no express limitation on the power of the amendment. तो there are no express limitation on the power of the amendment. तो इंडियन गवर्नमेंट की पावर, जो अमेंडमेंट करने की जो पावर है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, that is unlimited power. Along with that, there is no implied and inherent limitation on the power of the amendment. Neither the preamble nor Article 13 is at the limitation of the power of the amendment. तो आर्टिकल ना तो 368 ना ही आर्टिकल 13 क्लॉज 2 किसी भी हालत में इंडियन गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं कर रहा। इट मीन्स पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. The power to amend is wide and unlimited. You can imagine here the term unlimited is mentioned. The power to amend means the power to add, alter or repeal any provision of the constitution. So the court held the 24th amendment to be constitutionally valid. So 24th constitutional amendment valid है, पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की अनलिमिटेड पावर है और इस पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आर्टिकल 368 के अंदर ना आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर जो लॉ वर्ड की डेफिनेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इट मींस पार्लियामेंट सेज आई हैव द पावर। तो दे मेड पार्लियामेंट सुप्रीम, दे मेड पार्लियामेंट मोस्ट पावरफुल। तो गोलकनाथ साहब की केस की जो जजमेंट है उसको डिनाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नई जजमेंट आती है जिसमें पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड नहीं है। देन कोर्ट डिड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो डिड्यूस करता है, सुप्रीम कोर्ट घोषणा करता है उसकी। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर ओवर द स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिचुएटेड। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कोलैप्स कर जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा गिरा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑल्दो गवर्नमेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पर गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर हिला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम सोललेस। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है। तो अगर आत्मा मर गई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंगली बेसिक स्ट्रक्चर एज इट इज रहना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहना चाहिए, नहीं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो मेन इंटेंशन थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इतने सारे लोगों ने स्ट्रगल किया था, अगर देश आज़ाद हो जाने के बाद वो जो मूल भावना थी, जो मेन इंटेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने की, देश बनाने की, वो सब खत्म हो जाएंगी। इस करके आप बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एज वी हैव डिस्कस्ड कि इंडियन सिस्टम के अंदर किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, क्योंकि पावर देयर इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसीज में होती है। यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो यहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि अनलिमिटेड पावर नहीं है, देयर इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब ये पूछा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट सेड टाइमली हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इट मींस इट इज ओपन एंडेड अप्रोच। ओपन एंडेड अप्रोच मींस जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी, हम उन नई सभी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इनमें से जो जो चेंज रिक्वायर्ड होंगे उन सभी चेंजेस को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा और उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मान लेगा और उसको जोड़ता चला जाएगा अगर जब जरूरत पड़ेगी तब। और हमने देखा है कि कॉन्टिन्यूसली इस आर्टिकल की, आर्टिकल जो 21 है
कॉन्टिन्यूसली वी हैव सीन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली वाइड होती जा रही है. सो कोर्ट डिड यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. It implies that though Parliament has the power to amend the provision of the Constitution, it cannot in any manner interfere with the features of so fundamental to the Constitution without which the Constitution would be spiritless. अगर वो मेन इंटेंशन, मेन जो आत्मा निकल जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूजलेस हो जाएगा और स्पिरिटलेस हो जाएगा. उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. अदरवाइज you can amend any part of the Constitution including part 3. With regard to 25th Amendment, the court held the first part of the amendment valid. However, the court declared the part 2, which read no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that does not give effect to such policy as unconstitutional. तो सुप्रीम कोर्ट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पार्ट 2 को, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, वॉइड कर देता है कि ये ठीक नहीं है भाई, ठीक है, ये गलत है, ये वायलेशन हो रही है. सो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पार्ट 1 को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और पार्ट 2 को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है. इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है. तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. देन in other words, law enacted to give effect to directive principle of state policy under part 4 are open to judicial review. Along with that, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बहाना करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में किसी भी हद तक जाके, खासतौर के ऊपर फंडामेंटल राइट को किसी भी एक्सटेंट तक जाके वायलेट कर सकती है. इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी अमेंडमेंट करेगी फंडामेंटल राइट के अंदर, डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए भी, उन सभी का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इफ दोज लॉज आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स. अगर कोई लॉ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए बनाया जाता है और फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज वी कैन डू इट्स जुडिशियल रिव्यू. हम ऐसे किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. एंड इफ इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एंड इफ इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन वॉइड दोज लॉज. ऐसे किसी भी लॉ को हम रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. देन the court also held the 29th amendment valid. However, the act under 9th schedule can be challenged in the court of law on ground that they abrogate the basic element of the constitution structure. तो basic structure को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस केस के अंदर ऐसे किसी भी लॉ को जो 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, ऐसे किसी भी लॉ को अगर वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकता है. नाउ द पॉइंट इज, कई बार 9th शेड्यूल का क्रिटिसिज्म होता है. ये बना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 9th शेड्यूल क्रिएट होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरिंग द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग. ऐसा कोई भी लॉ बना के अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. इट मीन्स आप जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स यू आर ऑल्सो डूइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग. और सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो केस के अंदर ये कहा है कि केशवानंद भारती केस के बाद की सारी जजमेंट्स, केशवानंद भारती केस के बाद की सारी जजमेंट्स में जो लॉ जो हैं वो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, उन सभी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो भी पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल जजमेंट आना है. उसमें तमिलनाडु रिजर्वेशन बिल भी है. आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है वो. सो इंपॉर्टेंस क्या है इस केस की, तो ये जो जजमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. द सुप्रीम कोर्ट गिव एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द लिस्ट इंक्लूड, अब क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है उसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी. हालांकि ये लगातार वास्ट होती जा रही. द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने डिस्कस किया पीछे ड्रॉ बना के, पीछे हमने एक उसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा. इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और उसके नीचे बाकी सब प्रोविजन उसके नीचे काम करेंगे. द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये भी सुप्रीम रहेगी. सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता देश की. द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देश गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक रहेगा. ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री सेकुलर रहेगा. और उसके बाद द फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और इन दोनों केसेस में हम लोग देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट जो हैं इनके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट NJAC को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिजेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, उसकी भी वायलेशन कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को रिजेक्ट कर दिया था. फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल रहेगा. द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योर्ड बाय द वेरियस फ्रीडम्स एंड द बेसिक rights in part 3 and mandate to build a welfare state contained in part 4, the unity and integrity of the nation. तो unity and integrity of nation, ये सब चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में कंसिडर कर रहा है.
देन उसके बाद इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं. देयर आर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज सराउंडेड बाय द जजमेंट. एज अ रिएक्शन टू द जजमेंट द गवर्नमेंट एलिवेटेड जस्टिस ए एन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता. उनसे पहले 3 सीनियर जजेस थे जिनको इग्नोर करके, क्योंकि ए एन रॉय ने केशवानंद भारती केस के अंदर अपनी जजमेंट दी थी और क्योंकि उन्होंने जजमेंट जो थी वो गवर्नमेंट की फेवर में दी थी, इस करके ए एन रॉय को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट प्रमोट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देती. हालांकि उनसे पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस वहां पर थे और वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं कहते हैं कि वो रिजाइन कर देते हैं. और उन तीनों को इग्नोर करके जब ए एन रॉय को बनाया जाता है तो ऑब्वियसली ए एन रॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उसकी फेवर में कई सारे डिसीजन देते हैं. ध्यान रखना इनका पीरियड क्या है. इनका टेन्योर है 24 अप्रैल 1973 टू 28 जनवरी 1977 और इसी पीरियड में देश के अंदर इमरजेंसी भी लगती है और उसमें सारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया. इसको मतलब फंडामेंटल राइट्स की मास वायलेशन होती है इस पीरियड के अंदर. और जज थे उस टाइम पर ए एन रॉय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की. टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस डिस्पाइट देयर बीइंग 3 अदर जजेस हु वर सीनियर टू हिम ऑन द बेंच एट दैट टाइम. उनको इग्नोर किया गया था और इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था. उसके बाद द गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी सॉट टू अंडू द इम्प्लीकेशन ऑफ केशवानंद भारती केस. द गवर्नमेंट इनेक्टेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है. और व्हाट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट? 42nd अमेंडमेंट ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 अगर कोई अमेंडमेंट करती है तो उस किसी भी अमेंडमेंट का जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली हुई है, ऐसे किसी भी अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. तो सुप्रीम कोर्ट कहता वाह बेटा तुमने तो कमाल कर दिया. जैसे शिवजी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि भस्मासुर जिसके सर के ऊपर हाथ रखेगा वो खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो यहां पर भस्मासुर जो शिव के वरदान है उसको शिव पर ही ट्राई करते हैं कि आजा बेटा तेरे को पहले ट्राई करके देखता हूं. तो यहां पर क्या है कि 42nd अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली ये तो भस्मासुर बना दिया हमने तुम्हें राइट दी है कि तू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है और तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारे राइट यानी जुडिशियल रिव्यू के राइट को खत्म कर रहा है. तो जुडिशियल रिव्यू इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस करके इसको एब्रेज नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता. और सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को रिजेक्ट कर देता, वॉइड कर देता है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को. द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इसको रिजेक्ट करता है एंड गिविंग अल्टीमेट पावर, जहां पर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ रही थी और पार्लियामेंट जो है जुडिशरी के फंडामेंट राइट को या जुडिशरी के जो जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, उसकी वायलेशन करने की कोशिश कर रही थी. सो इस केस में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. और नेक्स्ट इस केस के बाद अभी हम लोगों को मेनका गांधी केस और मिनर्वा मिल केस हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड केस हैं, तो जल्दी हम उन केसेस को भी आपके सामने लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.